हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में जो बात किए थे, ठीक है, क्लास 11th के, वो हम आपको बताए थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक। ठीक है, कुछ थ्योरी पढ़ाया गया था। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक बताए गए थे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद हम कहते हैं हम आपको क्वांटम नंबर बताएंगे। इसको हम लिख दे रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर को बताने से पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, ठीक है, कक्षक क्या होते हैं, कौन से उपकोष, मतलब जैसे ये एस उपकोष है तो इसके लिए वैल्यू एल की वैल्यू क्या होगी, पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, एम के लिए क्या होगी, किस उपकोष में कितनी कक्षाएं होंगी और उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वांटम नंबर्स को भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्वांटम नंबर का लेक्चर ये 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इस लेक्चर में ना हो करके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि जो परमाणु का मॉडल बनाया जाता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से सेल होते हैं। अब देखिए, एक के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। ठीक है, 4 कोष होता है। ये जो के एल एम एन है, के एल एम एन, ये चारों क्या है, कोष हैं। क्या है, कोष है। ठीक है, हर कोष में उपकोष होता है। ठीक है, हर कोष में उपकोष होता है। ठीक है, जैसे के में केवल एस उपकोष होता है, एल में एक एस होता है और एक पी होता है, एम में 3 उपकोष होता है, एक एस, एक पी और एक डी, एन में 4 उपकोष होता है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो हर उपकोष के पास, सॉरी, हर कोष के पास एक उपकोष है। अब बात यह है कि कोष और उपकोष होते क्या हैं। देखिए, नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोष कहते हैं। लिख लीजिएगा, जैसे सुन लीजिए, नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोष कहते हैं। ठीक, जो उपकोष होता है, कोष के अंदर, ठीक है, कोष के अंदर उपकोष होता है। हालांकि उपकोष हमको शेप के बारे में बताता है, आकार बताता है। ठीक है, तो जिससे हमको उसका आकार पता चल रहा है वो क्या है, उपकोष है। बोलने को बोल देते हैं कि कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। ठीक है, कक्षक को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, इसको उप उपकोष कहते हैं। उप उपकोष। देखिए, किसी चीज को अगर हमको उसके पद से थोड़ा छोटा बताना होता है तो हम उसके आगे उप लगा देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री के नीचे होते हैं उप प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उप लगा देंगे तो वो उसका थोड़ा सा छोटा हो जाता है उसका पद। तो कोष सबसे बड़ा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा उपकोष, और इससे भी छोटा होगा उप उपकोष, या इसी को कहते हैं कक्षक। कोष को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल, उपकोष को कहते हैं हम सब सेल, SUBSHELL, और उप कक्षक को कहते हैं हम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया के एल एम एन, ये कोष है। हर कोष में उपकोष है। ठीक है, हर कोष में उपकोष है। उपकोष हमको शेप या आकार के बारे में बताता है। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक, तीसरी बात, अच्छा, अगर कोई उपकोष है ना तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो उपकोष होता है उसको हम एल से दिखाते हैं, उपकोष को, या इसी को कह लें सब सेल, इसको हम किससे दिखाते हैं, एल से। एल का फॉर्मूला होता है n-1। जैसे अगर हमको पहले के लिए उपकोष का वैल्यू निकालना हो तो पहले के लिए n क्या है, 1 - 1, तो पहले के लिए आएगा 0, मतलब जो s के लिए आएगा वो 0। दूसरा p होता है, अगर हम p के लिए देखें तो दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसमें 2 है, लेकिन जब हमको केवल p का निकालना होगा, ठीक है, तो p के लिए हम क्या करेंगे, p तो दूसरे में है ना, तो 2, n मतलब कितना हो जाएगा, 2 - 1, तो p के लिए जो l का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। इस तरीके से यहाँ 3 में से, यहाँ पे अगर हम n3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। ठीक है, 3 में से n-1, तो 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2। ये d का आ जाएगा। ठीक है, मतलब d, s के लिए l की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, p के लिए जो s की वैल्यू होगी वो 1 होगी, d के लिए जो s की वैल्यू होगी वो 2 होगी, और f के लिए जो s की वैल्यू होगी वो 3 होगी। निकालेंगे कैसे, n-1 से। जैसे s के लिए, s पहली कक्षा में है तो 1 - 1 = l का वैल्यू कितना आ गया, s के लिए 0। इस तरीके से p किस में है, दूसरी कक्षा में, तो 2 - 1, तो p के लिए जो l आएगा वो 1 आएगा। d तीसरी कक्षा में है तो 3 - 1, तो d के वैल्यू जो d के लिए जो l का वैल्यू आया है वो 2 आया है।
एफ किस में है, चौथी, तो 4 - 1 ये 3, ठीक है। मतलब एफ के लिए जो एल का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा बात हो गया कि ये सेल हो गया और हर सेल के अंदर होता है सब सेल, ठीक है। के के लिए n का मान 1 होता है, एल के लिए n 2 होता है, m के लिए n 3 होता है, n के लिए n 4 होता है। s के लिए l का मान 0 होगा, p के लिए l का मान 1 होगा, d के लिए l का मान 2 होगा, f के लिए l का मान 3 होगा। निकलेगा कैसे, n-1 से निकलेगा, कैसे, n-1 से, ठीक है। अब देखें उपकोष क्या होता है, देखिए सॉरी उपकक्षक क्या होता है, ठीक है। जैसे S के पास केवल एक कक्षाएं होती हैं, ठीक है। S के पास कितनी कक्षाएं होती हैं, एक कक्षा। P के लिए कितनी कक्षाएं होती हैं, 3 कक्षाएं। D के पास होती हैं 5 कक्षाएं और F के पास होती हैं 7 कक्षाएं, ठीक है। ये जो कक्षाएं हैं ये इसके ओरिएंटेशन के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। अभी हम आगे बताते हैं क्या है, या उसको हिंदी में कहते हैं अभिविन्यास। S के लिए जो L का मान होगा वो 0 होगा, कैसे होगा, n-1 से, n 1 रखिएगा, ठीक है, 1 - 1 0 हो जाएगा। P के लिए जो n होगा वो 2 होगा, तो 2 - 1 1 होगा। D के लिए जो n होगा वो 3 - 1 2 होगा, 4 - 1 3 होगा, ठीक है। अब देखिए S में जो कक्षक होता है वो एक होता है, P में 3 कक्षाएं, D में 5 कक्षाएं और F में 7 कक्षाएं, ठीक है। हर एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हर एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो अगर एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हर कक्षा में 2। तो P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D में अधिक से अधिक 1 2 3 4 5 और हर में 2 हो सकता है, 6 7 8 9 10। तो D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में अधिक से अधिक 3 4 5 6 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। बात ये हो गया हमारा बात। तो उपकक्षक क्या होता है, सुनिए, कोष क्या होता है, नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको कोष कहते हैं, ठीक। उपकोष क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो हो गया कोष। और वो किस शेप का है, जैसे कोई सेल है तो वो किस शेप का है, ठीक है, वो उसी को हम कहते हैं उपकोष। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां पर या प्रायिकता जहां पर ज्यादा होती है इसी को कहते हैं कक्षक। क्योंकि देखिए जो बोर थे वो कहे थे कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हाइजेनबर्ग थे वो कहे थे कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर जरूर लगाते हैं, लेकिन हम इस बात को पता नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट कहां पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हम केवल उसकी संभावना को बता सकते हैं, ठीक है। तो वही बोला है कक्षक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां पर होती है उसी को क्या कहते हैं, कक्षक, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है उसी को कक्षक कहते हैं, ठीक। अब देखिए अब हम बात किए थे शेप का, तो हम शेप देख लेते हैं। जो एस शेप होता है, जो एस मतलब एस ये उपकोष है, ठीक है, ये क्या है, उपकोष है और यहाँ पर उसका आकार है। तो एस उपकोष का आकार होता है स्फेरिकल या गोलाकार, स्फेरिकल या गोलाकार। पी का होता है डंबलाकार, डंबलाकार या डंबल शेप। इसका होता है द्विडंबलाकार या डबल डंबल, द्विडंबलाकार। एस देखिए गोला है, स्फेरिकल होता है, पी का डंबलाकार होता है और डी का डबल डंबल होता है, ठीक। अब देखते हैं इसके ओरिएंटेशन। एस का ओरिएंटेशन केवल एक होता है, ठीक है, मतलब ये केवल एक ही ओरिएंटेशन शो करता है, इसलिए इसकी कक्षा एक है। पी देखिए, पी वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, जेड एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग भी होता है। मतलब पी वाई भी हो सकता है, ठीक है, पी एक्स भी हो सकता है, ये वाई वाला होता है, ये एक्स वाला, ये जेड वाला। तो वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। आप ये कंफर्म नहीं, आप इसको एक्स, इसको वाई, इसको किसी को भी एक्स वाई जेड ले सकते हैं, ठीक है। ये कहीं फिक्स नहीं है कि इसी को वाई लेना है, इसी को एक्स लेना है और इसी को जेड लेना है, ठीक है। आप इसको जेड ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, ठीक है, इसको एक्स ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बात समझ आ गया। चलिए तो यहाँ पर कितना है, एक पी वाई है, एक पी एक्स है और एक पी जेड है। इसका 3 ओरिएंटेशन है, इसलिए यहाँ पर इसकी कक्षाएं 3, ठीक है। अब देखिए जो डी सब सेल का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। आप केवल ये याद रखिएगा, ओरिएंटेशन आपसे पूछेगा, मतलब ओरिएंटेशन पूछेगा कि जैसे स्फेरिकल शेप का ओरिएंटेशन कितना होता है, तो 1 होता है,
पी सब सेल का ओरिएंटेशन कितना होता है 3, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक। डी सब सेल का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है डी एक्स डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 5, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम एक फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आपको उपकोष निकालना हो तो क्या करेंगे n-1 लगा देंगे, एस पी डी एफ लाइन से याद रखिएगा, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक। उपकोष कितने होते हैं तो एस में एक कक्षा, इसमें 3, ऐसे याद रखिएगा 1 3 5 7, 1 3 5 7 और 2 से गुणा कर दिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन और 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। इसमें हम आपको केवल ये बताएं कि एक एस मतलब एस पी डी एफ कोष उपकोष और कक्षक किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और हम चलते हैं अपने जो हमारा आज का मेन पढ़ना है वो है क्वांटम नंबर। अच्छा जो एफ का होता है, एफ सॉरी भूल गए, एफ का जो शेप होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत जटिल होता है, ठीक है। और इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मतलब बस याद रखिएगा कि एफ में कितने कक्षक होते हैं और एफ में कितने अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बस ये 2 बात पता रखिएगा, ठीक। चलिए अब हमको जो पढ़ना है वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याएं, ठीक है। हम इसको पहले समझा देते हैं फिर आप लोग को लिखवा देंगे, ठीक है। ध्यान सुनिए, देखिए जो श्रोडिंगर थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिए थे ना, श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण था उसका जब हम विस्तार से अध्ययन किए, इसका जब हम विस्तार से अध्ययन किए तो हमको 3 तरीके की क्वांटम संख्या मिली, एक मिला n, एक मिला l और एक मिला m। श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को विस्तार से गणितीय अध्ययन के बाद हमको क्या मिला n l m, ठीक है। मतलब गणितीय रूप से जब उसको हल कर रहे थे तो हमको 3 तरीके की क्वांटम संख्या मिली, लेकिन श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से एक चौथी क्वांटम संख्या मतलब s नहीं मिली थी। ये s कब मिला जब हम स्पेक्ट्रम मतलब परमाणु का जो स्पेक्ट्रम था, जब हम स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किए तो हमको एक चौथी क्वांटम संख्या मिली जिसको कहा गया s, ठीक है। मतलब हमको टोटल 4 तरीके की क्वांटम संख्याएं पढ़नी है, n l m और s। अब हम बात करते हैं कि ये n क्या है, l क्या है, m क्या है और s क्या है। देखिए 4 तरह की क्वांटम संख्या होती हैं, n l m और s। n जो होता है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या या इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या या इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्यों मतलब क्वांटम, एनो मतलब नंबर। m से जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s से जो होता है यह होता है चक्रीय क्वांटम संख्या या इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4 तरीके की क्वांटम संख्याएं हैं, n l m और s। एक एक के बारे में हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं n, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं n को पढ़ते हैं। देखिए n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं में जैसे मान लीजिए 3s 3p 3d ऐसा लिखा है ना, तो जो 1 2 3 तो n का वैल्यू जो हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन n का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। पहला बात मुख्य क्वांटम संख्या में याद रखिएगा कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होगा। मतलब 1 2 3 ऐसे प्राकृतिक संख्या में जाएगी, ठीक है, 0 नहीं होगा। दूसरा जो l है, l जो है वो हमारा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी। चलिए इसको हम बनाते हैं
बना करके बताते हैं। एल है जो हमारा वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये हमको आकार के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। ये हमको किसके बारे में बताता है? ये हमको आकार के बारे में बताता है, ठीक है। और दूसरा बात, जो एल है, ठीक है, वो कैसे निकलता है? ये निकलता है एल इक्वल टू होता है n-1, ठीक है। एल कैसे निकलता है? n-1 से, ठीक है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होगा वो कैसे निकलेगा? n-1 से, ठीक है बात। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये है एल इक्वल टू, चलिए सर देखिए हम उपकोष लिख देते हैं। उपकोष कौन कौन से? एस पी डी एफ, ठीक है। 0 1 2 3 पीछे बताई दिए थे। इसका जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल, ये होगा डंबलाकार, ये होगा द्विडंबल, द्विडंबलाकार, और ये होगा जटिल। एफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसके आगे आप लोग शेप बना लीजिएगा जैसा हम पीछे से बनाए थे, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर पीछे बना था, ठीक है। ये पी वाई, पी एक्स, पी जेड, इस तरीके से डी का बनाए थे, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये एफ का भी होता है, एफ का बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे एफ जेड क्यू, सॉरी मतलब एफ एक्स, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई, फिर एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एफ जेड जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी एफ जेड क्यूब एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब इस तरीके से करते हुए उसका 7 होता है, ठीक है। हमको हालांकि पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा एल। एल कैसे निकलेगा? n-1 से, ठीक है। अच्छा, एक बात हम देखते हैं, जैसे अगर n1 हो, ठीक है, एल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, n1 हो तो यहां पर जो एल का वैल्यू होगा, देखिए यहीं पे n1 होगा तो इसमें केवल s होगा। n अगर 2 होगा, n अगर 2 होगा तो इसमें s भी होगा और p भी होगा, ठीक है। मतलब s भी होगा और p भी होगा। n अगर 3 होगा तो इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा। और n अगर 4 होगा तो इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। n1 होगा तो केवल s, ठीक है। 2 होगा तो s और p दोनों, 3 होगा तो s p d तीनों, 4 होगा तो s p d और f, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, ठीक है। इसको अभी हम लिख देते हैं, अब जब समझाएंगे तो इसको लिख के आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं m का। m जो होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है? देखिए, जैसे अच्छा, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है किसको? ये हमको बताएगा ऑर्बिट या कक्षक के बारे में कि कितनी कक्षाएं हैं, ठीक है। कक्षकों की संख्या बताता है कि कितनी कक्षाएं हैं, ठीक है। देखिए जैसे, अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है? -L 0 से +L, मतलब -L से +L तक। जैसे हम कहें कि P में कितने कक्षक होंगे, तो P में कितने कक्षक होंगे? एक -L, ठीक है। P का जो L होता है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो -1 0 +1, ठीक है। ये 3 कक्षाएं होंगी, ठीक है। और समझेगा मतलब कि ये जो वैल्यू होगा, ऐसे D के लिए बोले तो -2 -1 0 +1 +2, मतलब 5 कक्षाएं होंगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है वो क्या बताता है हमको? कक्षक के बारे में बताता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, इस पर भी क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। अभी हम आपको नॉर्मल बात बता रहे हैं बस कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताएगा? कक्षक के बारे में। जैसे देखिए, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताएगा? आकार के बारे में, ठीक है। अब हम एक लास्ट यहीं पे देख लेते हैं, जो हमारा चौथा नंबर का क्वांटम संख्या है वह है एस, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपको पाउली के नियम, एक पाउली का नियम है, उनका कहना यह था कि जो चारों क्वांटम संख्या होंगी, ठीक है, मतलब वो
जो क्वांटम संख्याओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जैसे ये पहले कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेम स्पिन में नहीं रहेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक अगर प्लस हाफ में है तो दूसरा माइनस हाफ में हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप किसी को भी प्लस हाफ और किसी को भी माइनस हाफ ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी को प्लस हाफ लेंगे इसी को माइनस हाफ लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। आप चाहे तो इसको माइनस हाफ ले लीजिए, इसको प्लस हाफ ले लीजिए, आप चाहे तो इसको प्लस हाफ ले लीजिए, इसको माइनस हाफ ले लीजिए। उनका कहना यह था केवल कि दोनों, मतलब जैसे जो क्वांटम जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन में नहीं रहेंगे, ठीक है, एक ही कक्षा में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम स्पिन में नहीं रहेंगे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे एक ही कक्षा में। एक ही कक्षा में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन में रहेंगे, ठीक है। अपोजिट स्पिन में रहने से फायदा क्या होगा कि प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे प्लस प्लस अगर इधर रहे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बहुत तेजी से रिपल्सन होगा, लेकिन प्लस यहाँ रहे और एक प्लस इधर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, इसलिए कहते हैं। अब हम इन चारों बातों को लिख देते हैं, ठीक है, और तब तक फिर आप लोग उसको, चलिए देखिए क्वांटम संख्या क्या है, श्रोडिंगर, ये कहानी है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, लिखेंगे तब भी, लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मेन लाइन ये वाला लिखना है, ठीक है, ये जो लिखा है हम ऊपर बस पढ़ दे रहे हैं। देखिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के विस्तृत गणितीय हल से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति के बारे में सूचना देने वाली 3 चर राशियां NLM मिलती हैं, ठीक। उसके बाद ये 3 मिली, लेकिन जब जो जीमान थे, ठीक है, जब हम आपको पढ़ाए थे बोर का मॉडल, तो वो बोर के मॉडल में कमी था ना कि वो स्प्लिटिंग को नहीं समझा पाए थे, जीमान इफेक्ट और एक था स्टार्क इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग था उसको जीमान, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग था उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ठीक। तो तत्वों के स्पेक्ट्रम के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात, ये ज्ञात है, ठीक है, तत्वों के स्पेक्ट्रम का जब विस्तृत अध्ययन किए तो उससे ज्ञात जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति के बारे में सूचना देने के लिए एक और क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ी, जिसको एस क्वांटम नंबर कहा गया, ठीक है, ये चीज है, ये जगह नहीं था इसलिए हम बोल दिए, उसको आप लोग लिख लीजिएगा जैसा बोले वैसा, अगर लिखना होगा तब, नहीं तो मेन लाइन ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्या का आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि आर्गन के जैसे सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के बारे में लिखिए, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया। n=3 के लिए संभावित क्वांटम संख्या के बारे में लिखिए, ठीक है, यह क्वेश्चन आएगा इस पे। पहला मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको n से दिखाते हैं। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको l से दिखाते हैं। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको हम m से दिखाते हैं। चौथा है चक्रीय क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको s से भी दिखा सकते हैं और ms से भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो पहला देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। यह किसी कोष को व्यक्त करता है। n क्या बताता है, किसी कोष को, या तो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते हुए किसी कोष को बताएगा। लेकिन n कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, n=0 नहीं होगा, n=1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सब होगा, मतलब कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और दूसरा हम लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। देखिए हम लास्ट का देख लेते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है, यह उपकोष को बताता है, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और उपकोष हमें आकार बताता है, इसका वैल्यू निकालेंगे n-1 से, L होता है n-1, ठीक। जैसे अभी पीछे बता चुके हैं, L 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। L 0 होगा तो उपकोष S होगा, 1 होगा तो उपकोष P होगा, 2 होगा तो उपकोष D होगा, 3 होगा तो उपकोष F होगा। इसका आकार बता दिए हैं। आप लोग जब लिखिएगा तो इसका ओरिएंटेशन या अभिविन्यास, जैसे S केवल एक अभिविन्यास दिखाता है, P 3 दिखाता है, D 5 दिखाता है और F 7 ओरिएंटेशन शो करता है, ठीक। इसका फिगर यहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग, जैसा हम अभी पीछे बनाए थे, ठीक। अगर n1 हो तो इसके लिए L 0 होगा और ये केवल 1s होगा। n अगर 2 हो, ठीक है, n अगर ये जैसे 1 है तो इसमें केवल s है। L अगर 2 मतलब n अगर 2 है, ठीक है, इसमें देखिए s भी है और p भी है, दूसरे पे 2s और 2p, 2 पे है इसलिए 2s और 2p लिखा है। इसमें 0 भी होगा, s के लिए 0 और p के लिए 1। 3 के लिए 3s 3p 3d, 3s 3p 3d,
एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, ठीक। 4 के लिए 4s 4p 4d 4f, ठीक है, 4s 4p 4d 4f। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। यहाँ पर ये चीज दिखा है, ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको कक्षक के बारे में बताता है, लिख लीजिएगा, इससे हम कक्षक के बारे में पता चलता है। इसका जो वैल्यू होता है वो -L से +L तक होता है, ठीक। अब हम देखिए दोनों को देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए n1 दिया है, तो n अगर 1 होगा, तो इसके लिए इसमें केवल एक ही कक्षा होगा, मतलब केवल s होगा। n अगर 1 है तो इसके लिए L 0 होगा ना। L कैसे निकलेगा? n-1 से, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और 0 में s में एक ही कक्षक होती है, इसलिए यहाँ पर 1 बना है। अगर n 2 हुआ तो 2 - 1 1 होगा, ठीक है। n 2 हुआ तो इसमें देखिए एक s भी है और एक p भी है, मतलब s के लिए 0, p के लिए 1, तो 0 में एक कक्षा और p के पास 3 कक्षा होती है, 1 2 3, ठीक। उस तरीके से अगर हम n बराबर 3 ले लेते, इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा। 0 के लिए 1 कक्षा, p के लिए 3 कक्षा और d के लिए 5 कक्षा बनाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गया? अगर मान लीजिए हमसे केवल पूछ ले, हमसे ये पूछ ले, इसको भी रेज कर दे रहे, ठीक है। अब कि किसी सेल में, ठीक है, या किसी कोष में कितने उपकोष होंगे, ठीक है। तो अगर उपकोष, किसी भी उपकोष में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूछा है n बराबर अगर जैसे 2 है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने उपकोष होंगे, कितने उपकोष होंगे। तो देखिए n बराबर 2 है तो इसमें कितने उपकोष हैं? 1 और 1 2, तो जितने कोष होंगे उतने ही उपकोष होंगे, ठीक है, जितने कोष होंगे उतने ही उपकोष होंगे, ठीक है बात। अच्छा, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ले कि, चलिए क्वेश्चन हम बना कर करा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है n = 3, ठीक है, ये कोष है, में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो n बराबर 3 गिना है तो कक्षक की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कक्षक होंगे। आप एक तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक, नहीं तो आप ऐसे 0 1 2 3 लिखिए, फिर 1 बनाइए, फिर इसमें 3 बनाइए, फिर इसमें ऐसे मतलब बनाइए, ठीक है, ये करिए। नहीं तो आप एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कक्षक पूछ रहा है ना, कोष दिया है और कक्षक पूछ रहा है, तो आप जो भी n दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, कक्षक आ जाएगा, ठीक। अगर उपकोष दे करके पूछ रहा है, उपकोष दे करके कक्षक पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाइए 2n+1, ठीक है, ये करिए। इससे आपको उपकोष में कितने कक्षक हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हम पूछे कि p उपकोष में कितने कक्षक होंगे, p उपकोष में कितने कक्षक, तो 2 × 2, ठीक है, सॉरी 2l+1, ठीक है। p के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 1+1, तो 2 × 2 = 3, तो कितने कक्षक हो जाएंगे? 3, ठीक है। आप लोग इतना पढ़िएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होगा वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। हालांकि अभी आपको हम 2 ही टाइप का बताएं क्वेश्चन, एक अगर कोष देकर के कक्षक पूछे, ठीक है, तो n², उपकोष देकर के कक्षक पूछे तो 2l+1, ठीक है, और कोष देकर के उपकोष पूछे तो जितना कोष रहेगा उतना ही उपकोष रहेगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी हमारा क्वांटम नंबर पर ही होगा, लेकिन उसमें हम जैसे सब प्रकार के क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अगला लेक्चर टोटल मतलब पूरा का पूरा क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस पर ही होगा। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए, रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।